बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हुकूमती इत्तेहाद के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक बार फिर सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज के मुताबिक 400 तकरीबन 11 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल महमूद खान अचकजई उन्होंने 180 वोट हासिल किए। गोया सदर आसिफ अली जरदारी ने यह मरला बड़ी आसानी से तय कर लिया और अब वो ईवान सदर के अंदर विराजमान होंगे। माजी में जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे, उस वक्त ईवान सदर बड़ा इफेक्टिव था। वहाँ जो पीपल्स पार्टी जो अपना एक भरपूर तरीके से ईवान सदर के अंदर मौजूद होने के बायस फ़ायदा उठा सकती थी, उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाया गया। तमाम वज़रा और तमाम पार्टी की लीडरशिप ईवान सदर से ही हिदायत देती थी, इसलिए ईवान सदर ताकत का मरकज़ बना हुआ था। लेकिन इस बार इत्तेहादी हुकूमत है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी होंगे। इन हालात में पीपल्स पार्टी के लिए ईवान सदर में अपने डेरे जमाना किस हद तक सियासी तौर पर कामयाब हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो गवर्नर्स मुकर्रर किए गए हैं, मुकर्रर किए जा रहे हैं, उनमें भी पीपल्स पार्टी शरीक होगी। इस लिहाज से क्या गवर्नर हाउस में बैठ के भी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना असर और रसूख रख पाएगी। और इसके साथ साथ कानून साजी की जब बात की जाती है, कहा जाता है पीपल्स पार्टी भी कुछ कानून साजी करना चाहती है, PMLN कुछ कानून साजी करना चाहती है। तो कानून साजी के लिए दरकार वोट जो हैं वो दोनों जमातें मिलकर भी अगर पूरे ना कर पाएंगी तो कितना बड़ा चैलेंज होगा। और दोनों जमातें क्या यकसू हो पाएंगी कि कानून साजी पे एक दूसरे को मुतमिन भी कर सकें, ये भी एक अहम सवाल होगा। इसके साथ साथ वफाकी काबीना, जिसका ऐलान अभी तक नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने 24 घंटे के अंदर अंदर अब काबीना अनाउंस करने के बारे में अपनी पार्टी को हदायत जारी कर दी हैं। रुकावट क्या है? क्यों ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है शायद बड़ी तब्दीलियाँ होंगी? वजारत ख़जाना हमेशा से जब मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आती है, इसहाक डार साहब के पास होती थी, अब उन्हें खारजा अमूर उनके ज़िम्मे किया जा रहा है। इस किस्म की खबरें सामने क्यों आ रही हैं? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा अली गौर बलूच साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। हज़रत सदीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हमारे साथ मौजूद होंगे। और मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार जनाब नजम अली खान साहब। बलूच साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा मैं, कितना इफेक्टिव होगा ईवान सदर माजी की निस्बत इस बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमती इत्तेहाद के लिए ये चीज़ बड़ी खुश आइंद है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हुए हैं और ये पहला मरला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। और ये जमहूरियत का जो तसलसल है, और जाहिर है कि आपको याद होगा कि इलेक्शन से कबल इस किस्म की बड़ी अफवाहें और जिस तरह से पूरे मुल्क में प्रोपोगंडा किया जाता है, ये कहा जाता था कि ये इलेक्शन होंगे ही नहीं और करवाए नहीं जाएंगे। ये इलेक्शन हुए, उसके बाद ये मरला था, इसके बाद अभी सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, वो होंगे और फिर जाहिर है कि सेनेट का ऐवान भी मुकम्मल हो जाएगा उसके साथ ही। तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए ये चीज़ें बड़ी खुश आइंद है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि मुल्क में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन एक बात तो हकीकत पे मबनी है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने थे, और जिसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती भी है और किसी हद तक ये उनकी बात भी जायज़ है, वो 18वीं तरमीम की बात करते हैं कि उस वक्त ताकत का सरचश्मा जो था वो ईवान सदर हुआ करता था, लेकिन उन्होंने वो अख्तियारात जो थे वो सूबाई खुद मुख्तारी को मलूद खातिर रखते हुए दीगर पार्टीज के मुतालबे के ऊपर उन्होंने वो निचली सतह पर मुंतकिल किए, जिसको कि परवेज मुशर्रफ ने जो है वो सारा समेटा हुआ था उन इख्तियारात को। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि ये दोनों पार्टीज जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और इसके साथ दीगर जो हमारी इत्तेहादी पार्टीज हैं, उनको ये दिन रात कोशिश करना पड़ेगी और मशावरत इनकी का अमल जो है वो मतलब है जारी और सारी रखना होगा अपनी हुकूमतों में साथ मिलके, ताकि उन चैलेंजेस के साथ नब्ज़ आजमा हुआ जा सके जो कि साबका
जी जो जी मतलब है अखबार में जिस तरह से कि 2018 के इलेक्शन थे, आज बड़ा प्रोपोगंडा ये किया जाता है, मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाती है इलेक्शन को। लेकिन 2018 के इलेक्शन के ऊपर भी जी आरटीएस जी सिस्टम और दीगर चीजें हैं। और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूंगा उस वक्त लाहौर में इमरान खान साहब कामयाब हुए थे साद रफीक साहब के मुकाबले में। जी और जी आज भी मैं किसी टीवी चैनल पर रिपोर्ट देख रहा था कि वो फिर धांधली के जरिए और फॉर्म 45 तब्दील करके उनका नाम लिखा गया और उनको कामयाब करवाया गया। तो मैं समझता हूँ कि जो भी कंसर्न हैं वो किसी पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मुतलका फोरम पर लेकर जाने चाहिए। हमारा मुल्क एक दफ़ा फिर से मुतहम्मल नहीं हो सकता कि इसमें कोई इश्तियाल अंगेजियाँ की जाए, मुल्क में इंतशार फैलाया जाए और धांधली के नाम के ठीक ऊपर है। फिर से मुल्क के अंदर वो हालात पैदा किए जाएं जिसका कि हमारा मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। बलोच साहब, आपने तो कहा सत्ते खैरा, मैं इस पर भी आपसे बात करूंगा क्योंकि ठीक है आइनी इख्तियारात सदर के पास बड़े महदूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ सियासत में गवर्नर हाउस या ईवान सदर सियासत का मरकज़ बना लिया जाता है ताकि अपने कारकुनान के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए और अपने जो अरकान हैं उनके लिए भी एक ऐसा जगह मौजूद हो जहाँ से बैठ के हुकूमत साजी में शरीक ना भी हों हुकूमत के अंदर, लेकिन कुछ ना कुछ असर रसूख दिखाया जा सके। मैं वापस आऊँगा नजम अली साहब, जो अभी बात कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, सत्ते खैरा सदर का इंतखाब भी हो गया, सेनेट का इंतखाब भी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी गो पहले कहा जा रहा था जी कि मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, वो भी मिल गई, डिवाइड कर दी गई। सत्ते खैरा है हुकूमत को? देखिए मलिक साहब, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अब असल मुकाबला है वो महंगाई के साथ है, वो मईशत के बहाली के साथ है। उस अगर वो नहीं कर पाते और महंगाई कंट्रोल नहीं होती तो यकीनी तौर पर अपोजिशन उसका फ़ायदा उठाएगी। और इस वक्त भी महंगाई की जो सूरत हाल है वो सबके सामने। अभी मैं कल परसों प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर सुन रहा था और वो जिस तरह गर्दिशी कर्ज़ों की बात कर रहे थे, वो हुक्म इम्तनाई की बात कर रहे थे, जो महसूलात हैं उनके ऊपर, वो इस वक्त जो हमारे कौमी इदारे हैं उनका जो खसारा है उसकी बात कर रहे थे। वो जब बात कर रहे थे उन कर्ज़ों की जो कि वापस कर दें, तो मलिक साहब ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल बनी हुई है जो जिसका सामना इस कोलिशन को करना पड़ेगा। ये कोई इतना आसान काम नहीं है अभी भी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक प्लस पॉइंट हासिल है और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हासिल है कि वो प्रोपेगेंडे में बहुत आगे है, बहुत आगे है। वो जिस तरह बात करते हैं वो आम आदमी को कायल करते हैं, वो आम आदमी की नब्ज़ पे हाथ रखते हैं। अभी तक मुझे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर उस किस्म की कोई एग्रेसिवनेस नज़र नहीं आती, कोई मुकाबला नज़र नहीं आता। तो ऐसे में मुझे लगता है कि असल मुकाबला जो है इनका महंगाई के साथ है। मलिक साहब, महंगाई के साथ मुकाबला है क्यों जी? अली गौहर बलोच साहब, महंगाई के साथ अगर मुकाबला है और फिर ख़ास तौर पर जिस इकानमी की बात कर रहे हैं हम कि उसी वजह से शायद इस वक्त वजारत ख़जाना भी किसी और को देने की जो है बात की जा रही है, साहडार साहब वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे। ये चैलेंज जो है इससे निमट पाएगी हुकूमत? क्योंकि आपने कर्जे वापस भी करने हैं, आपने मुल्क के निज़ाम को भी चलाना है, फिर अगर टैक्सेस लगाए जाते हैं, फिर जिस तरीके से बिजली और गैस महंगी की जाती है, जो बताया जा रहा है कि IMF की शराइत या IMF की शराइत के बाद कुछ एक महंगाई का तूफान भी आएगा, इससे कैसे निमट पाएगी हुकूमत? देखिए मलिक साहब, आपने बिल्कुल मतलब सही निशानदेही की है पाकिस्तान के माशी मसाइल के ऊपर, और वो तमाम चैलेंजेस हैं जो कि पाकिस्तान को दरपेश है। हमारी बदकिस्मती ये है कि 2013 से 18 तक मैं कोई वो सारी चीज़ें गिनवाना नहीं चाहता, मीडिया पर बड़ी बात होती है उन पर। उस वक्त भी बड़े बड़े चैलेंजेस थे, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब उस वक्त PTI की हुकूमत को मुसल्लत किया गया तो उस वक्त मईशत को वो ना संभाल सके, बल्कि पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा डेंट डाला और तबाही के किनारे के ऊपर पहुंचाया। और जाती दफ़ा ये भी कह कर गए कि मैं तो माइंस बिछा कर जा रहा हूँ। तो उसके बाद भी जिस तरह से कि IMF को इन्होंने जो इनके वफाकी वजीर ख़जाना थे साहबका, उन्होंने अपने सूबाई वजीर ख़जाना को जो हदायत दी वो भी आप देख लें, पूरे पाकिस्तान के सामने है। फिर अभी जो खत लिखा गया और जो IMF ने जवाब दिया है, मेरा ख्याल है कि इनको आईना दिखाने के लिए वो भी काफ़ी है कि उन्होंने कहा है कि ये हमारे मुतलका बात नहीं है कि हम पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करें। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि चैलेंजेस तो हैं। पाकिस्तान 2018 में इनके साथ इस तरह तो नहीं सपोर्ट किया गया था,
लेकिन पिछली 11 माह की हुकूमत पर तनकीद जरूर की जाती है, लेकिन 11 माह की हुकूमत में जिस तरह से असम्बलियां तोड़ी गई, जिस तरह से पाकिस्तान में को गैर मुस्तहकम करने के लिए जो जो हरबे इस्तेमाल किए गए, मैं समझता हूँ कि अब हुकूमतें कायम हो चुकी हैं। मरियम नवाज साहिबा खास तौर पर पंजाब में मतलब है कि वो आप देख लें कि वो अपनी हुकूमत के लिए बड़ी मुतहर्रिक नजर आ रही हैं। इसी तरह से काबीना बन जाएगी। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि काबीना लेट काबीना, असल में सदारती इलेक्शन था, जाहिर है कि तमाम मैं बलोच साहब वापस आऊँगा काबीना की तश्कील के हवाले से। मैं अजहर सदीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी इस बारे में जान लूँ कि क्योंकि आपने कहा जी सदर का इंतखाब हो गया, सेनेट का इंतखाब भी हो जाएगा, कोई कानूनी रुकावटें नहीं हैं, बस आराम से सुकून से अब हुकूमत चलती रहेगी। अजहर सदीक साहब, जो एक तौसर था अमूमी तौर पर कि शायद मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होगा, असम्बली का इजलास नहीं हो पाएगा, इजलास होगा तो हल्फ नहीं होगा, हल्फ हो जाएगा तो फिर सदारती इंतखाब के रास्ते में रुकावट बन जाएंगी, लेकिन ये सारी जो है रुकावटें अबूर कर ली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के इत्तेहाद ने। अब क्या लगता है आपको, आज सदर भी मुंतखब हो गए, सेनेट का इलेक्शन भी हो जाएगा, क्या शिकस्त हो रही है अपोजिशन को? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। आपको पता है करवाने वालों ने सारा कुछ करा दिया, वो फेविकोल जो जोड़ के रखा है, ये इनकी क्या मजाल है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरी निज़ाम को बैठ कर देखना खुदारा, और जो बाकी हमारे दोस्त बैठे हुए थे वो एक टेप चलती है वो पुरानी वही स्टाइल में उसी तरह लेकर, आप जरा गौर करें क्या उस वक्त आइन नहीं टूट रहा था जब 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने का आइन ने कहा था? किसी को उस वक्त ख्याल नहीं है। हम सब कहते रहे नहीं 90 दिन में नहीं इकट्ठे हो रहे इलेक्शन। फिर आपने देखा कि 3 दिन पहले असेंबलियां तहलील की गई, 60 दिन की लिमिट को तोड़ के 90 दिन किया गया, फिर कब 90 दिन में इलेक्शन हुए हम सब ने देख लिया। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। अब आ जाए भाई, इन्होंने 2021 के अंदर जब असेंबलियां तहलील की और असेंबलियां तहलील करने के बाद रिजर्व सीटों का खवातीन का मसला है, जैनब उबैद का केस रिकॉर्ड के ऊपर है, तो हमारी लिस्ट में से खवातीन आनी थी, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं भी इनको सीट दे दी, वो चैलेंज की और उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, वो सीटें हमें वापस मिली। मैं रिकॉर्ड में बता रहा हूँ आपको। तो इसी तरह आइन का आर्टिकल 51 ये बड़ा क्लियर है, प्रोपोर्शनेट के मुताबिक सीटें उसको मिलनी है जिनका राइट है। अब इलेक्टोरल कॉलेज जो है, इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होता है कौमी असेंबली, सेनेट और चारों सूबाई असेंबलियों के मेंबरान से। वोट का तरीकाकार बड़ा वाज़ेह तौर पर वाज़ेह है, लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती पहले इंतखाबी निशान ले लिया। इंतखाबी निशान तो ले ले, लेकिन पार्टी तो नहीं खत्म कर सकते। उन्होंने पार्टी खत्म कर दी। उन्होंने पार्टी को कहा कि कोई कैंडिडेट नहीं होगा पार्टी। हम कोर्टों में भी जाते रहे, हर जगह हम रास्ता जाके दरवाजा खटखटाया, लेकिन अल्टीमेटली हम यही देखते रहे कि नहीं भाई याद उल्टी आदत। अब हमने यही देखा कि जो हालात और वाकयात देखते रहे कि नहीं हमारे पास में कोई नहीं, इस मुल्क को हुकूमत करने के लिए इलेक्शन कमीशन बैठा है और इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से जो मर्जी करता रहे, उसको कोई पूछे ना। फिर हम इससे आगे चलते हैं, पेशावर हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, उन्होंने कहा हलफ नहीं लेंगे। सिंध हाईकोर्ट, यानी अभी एक हाईकोर्ट नहीं, लाहौर हाईकोर्ट में है, लाहौर हाईकोर्ट में हम क्या जज बेंचेस बैठते हैं तो बनते हैं, नए चीफ जस्टिस आ गए, नए जस्टिस के जान रिश्तेदारी है, हर एक को पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आईने पाकिस्तान को खुदारा तोड़ने से बचाएं। और अगर सदीक साहब एक सवाल पैदा होता है, आप मुल्क के मुमताज कानूनदान हैं, जंग तो अपने कानूनी लड़नी है और कानूनी जंग आप हर जगह से हार रहे हैं, फैसले आपको पसंद हो या ना हो। नहीं, मैं आपको पहले बताता चलो किसने कहा हम हार रहे हैं, किसने कहा हम हार रहे हैं, वजह क्या है? वजह है हाँ वो हारे को पता है कि अगला चढ़े सुन ले, फिर आप आगे अगला पैकेज तैयार है। चीफ जस्टिस की उम्र, अपना जो जजेस की तादाद जो है ना उम्र, वो बढ़ाई जा रही है रिटायरमेंट की। वो आपको अंदाजा हो जाएगा आने वाले दौर में क्या हो रहा है। जो अगले तरमीम की बातें हो रही है ना, वो मैं आप हालात और वाकया नोट रख लीजिएगा। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताता चलूँ कि क्या कुछ होने जा रहा है। हमारा अभी भी ये कौन सा केस हम हारे हैं, मैं आपके सामने रख दूं बड़ी वजाहत के साथ कि कौन सा केस ऐसा हारे है। क्या हुआ कि आप अगर रिटर्निंग ऑफिसर कहा कि इंतजामिया से ले रहे हैं, वो अगले दिन ही इलेक्शन कमीशन उठ के चला गया वहां पर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर केस लगाया और बैठ के डिसाइड को कहा। फिर हमने जुल्फकार अली भुट्टो का ट्रायल देखा, राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बातें हो रही है। दूसरा हमारे साथ क्या हो रहा है, आप जरा ये तो देखें ना कि हो क्या रहा है। अदालतों में जंगे इंशाल्लाह हम जीतेंगे, इधर भी है आप भी इधर है, लेकिन अब अगली बात का जो जवाब इन्होंने कहा कि इकोनॉमी आज एक तय कर लेती है। आप पिछले
5 साल इनकी हुकूमत और 5 साल हमारी हुकूमत, इसका एक कमीशन बैठा लें जो बैठ के फाइनेंस में तय करे कि इस मुल्क की इकोनॉमी को तबाह किसने किया। कोरोना के दिनों में भी मईशत कहाँ से कहाँ लेकर चले गए रिकॉर्ड पे है। और पिछले वजह क्या है कि PDM 1 की हुकूमत में जो मुल्क की तबाही हुई है, मुआशी तौर पर डॉलर कहाँ से कहाँ चलो, हमारा कसूर कोई नहीं है। और IMF की बातें इधर हमने उसको भी कहा था, IMF को खत लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने कहा पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। फिर क्या हुआ, निगरान हुकूमती आई, मैं उसको कहता हूँ PDM हाफ आ गया, वही शक्लें। उसके बाद अब PDM 2 आ गया। आप यहाँ से दावा लगाए, सारे लॉ ऑफिसर वही है, एडवोकेट जनरल वही है, और चीफ सेक्रेटरी वही है, IG वही है, DG FIA वही है, DG एंटी करप्शन वही है, सारे के सारे लोग रिकॉर्ड पे वही बैठे हुए हैं। लेकिन अजहर साहब, ये तो हुकूमत का काम होता है ना, किस अफसर को कहाँ डिप्यूट करना है। ये माजी में जब PTI की हुकूमत थी उसमें भी तनकीद थी कि आपने साबका हुकूमत के अफसरान को ले लिया। ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। चलो एक कमर्शियल ब्रेक में हम प्रोग्राम में शामिल कर लें, लेकिन जो आपने एक नया नुकता उठाया है कि एक कमीशन बना लें, जायज़ा ले लें कि क्या जो PDM की हुकूमत थी उसकी वजह से माशियत की तबाही आई, या जो PTI की हुकूमत थी उसमें मुआशी तौर पर मुल्क का नुकसान पहुँचा। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। अली और बलोच साहब, अभी अजहर सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे, कमीशन बना लेते हैं जिस बात का फैसला करे, क्योंकि आम नाजरीन के लिए, अवाम के लिए तो दोनों तरफ से बयानात ही उनको सुनने को मिलते हैं। मुस्लिम लीग नवाज कहती है हमारा दौर बड़ा अच्छा था, इकानमी सही चल रही थी। PTI कहती है हमने जो है कोरोना के दिनों में भी मुल्क की मैशत को संभाला, हमारे दौर में मैशत बहुत बेहतर थी। ये दोनों तरफ से दावे और इल्ज़ामात अवाम के सामने तो ये हैं। क्या ऐसा कमीशन कोई बन सकता है और ऐसा कमीशन कोई फैसला दे सकता है? पार्टियाँ उनको मानेंगी कि मैशत की तबाही या मैशत की बेहतरी के लिए किसने क्या किया? देखिए मलिक साहब, अभी नोहा खानी की जा रही थी। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इसमें तो ये तो बड़ी मतलब है क्लियर बात है कि जिस वक्त PMLN की हुकूमत हुई है तो उस वक्त चीनी की कीमत जो थी 40 रुपए किलो थी। 40 रुपए से 140 तक किसने पहुंचाई थी? डॉलर 100 से लेकर 115-20 तक था। उससे आगे किसने पहुंचाया? पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे किसने दिए? घी, आटा, ज़रूरत रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें, अद्वियात की कीमतें, और अद्वियात की ना सिर्फ कीमतें बढ़ी बल्कि बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए। कोई ऐसा शुबा था कि जिसमें करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल सामने मंजर आम पर नहीं आए। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। फिर मुल्क दुश्मनी की ये इंतहा है कि आप किसी और का वजूद, ना किसी कानून का वजूद, ना किसी पार्टी का वजूद तस्लीम करने के लिए आप तैयार नहीं है। आपने पाकिस्तान की हर पार्टी जिसने आपसे इख्तलाफ किया, चाहे वो कोई सियासी पार्टी हो, चाहे कोई सियासी शख्सियत हो, चाहे कोई सहाफ़ी हो, आपने उसको लिफाफा चोर डाकू कहकर पुकारा है। आपकी तलाशी लें तो उसके अंदर से घड़ियां भी निकलती हैं, डायमंड भी निकलते हैं। जिस तरह से बुजदार के जरिए बेदर्दी के साथ पंजाब को चलाया गया और जो किस्से उस वक्त मशहूर हुए वो किसी से ढके छुपे हुए हैं। इन तमाम वारदातों के जरिए क्या पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बनाया गया था? 2018 के बदनामे ज़माना इलेक्शन जो है, ये आज भी इनसे पूछे तो ये कहेंगे कि नहीं जी नहीं, हम तो दूध के धुले हुए थे और हमने तो बड़े शफाफ इलेक्शन के जरिए हमारी हुकूमतें बनी थी। तो लिहाजा ये टॉक शोज में और प्रोग्राम में बैठकर ये अपने कसीदे तो जरूर पढ़े जा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो तारीख का हिस्सा है। अजहर सिद्दीकी साहब, जो बात अभी की है बलोच साहब ने, वो कह रहे हैं कि पहले भी कमीशन बना 2013 के इंतखाबात के हवाले से, उससे आगे बढ़ के उसको भी खैर माना ना गया, उस पर बारे में भी कह दिया गया कि ठीक है कमीशन की रिपोर्ट हम नहीं मानते। लेकिन दूसरी तरफ जिस किस्म का रवैया रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अगरचे दावे PTI के अपनी जगह पर, PMLN के दावे अपनी जगह पर, लेकिन ये कहना कि फ़लाँ पार्टी चोर है, डाकू है, उनसे बातचीत का रास्ता बंद कर देना, डायलाग ना होना, पार्लियामेंट में जाके अपोजिशन हुकूमत का मिल बैठ के अपना किरदार अदा ना करना, क्या इस सूरत हाल में सियासी जमातें पनप सकती हैं? पार्लियामेंट अपना किरदार अदा कर सकती है? देखिए रसूला मलिक साहब, पहली तो बात बड़ी बात है, मैं फिर दोहराता हूँ, भाग्य है कि कमीशन नहीं बनाना। आप चले मैं एक और ऐलान करता हूँ, 2018 पे बना ले और 2024 के इलेक्शन पे बना ले, ये कोई मुश्किल काम है? इसमें क्या ऐसी बात है? यानी आज बैठकर ये बता रहे हैं, आपको पता है किसी को? आप तो पता है, हमने इन लोगों ने तो अपने हाथ में पकड़ी हुई है पॉलिश,
और अपना बुरश पकड़ा हुआ है, वो जो मर्जी करते रहे, अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन छुपा नहीं जा सकता। ये मैं बता दूं आपको, फैजाबाद धरने की बात कर रहे हैं, ऐसे ही इल्जाम अजहर साहब पीटीआई के ऊपर लगते थे कि उन्होंने पॉलिश और बुरश पकड़ा हुआ है, मैं बताऊं ना, एक्सटेंशन देने देखिए ना, हम तो आज कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं, या तो कहें हम उसी बात को लेके, ये तो अपने उन बयान से पीछे हट गए ना। आजकल तो ये तारीफ करते मुंह नहीं थकते इनके। इन्होंने जनरल बाजवा साहब के साथ क्या आपके सामने है, किस तरह बैठ के एक्सटेंशन खुल के साइन की, सारा कुछ रिकॉर्ड। ये मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता, मैंने तो बात बड़ी सीधी थी, 2 अरफी बात की थी कमीशन से, ये भाग गए। मैं फिर दोबारा ऐलान करता हूँ, मैं फिर कहता हूँ, अच्छा यूं करे, तोशा खाना में जो तहाइफ लिए, अच्छा यहाँ एक दो भूल गया, अच्छा उस्मान गुजार का बता रहे थे लूट मार, कितने पर्चे दर्ज कर दिए, रोका किसी ने? हुकूमत पंजाब है, दर्ज करो उसके खिलाफ, पकड़ो उसको, सजा दो, रगड़ दे उसको ले जाओ, कब तक जा सकते हो, रोका किसी ने? आजा अली खान के बारे में बातें कर रहे थे, आज कहा है, अब जहांगीर तरीन के बारे में बातें होती थी, किसी ने इनको? ये छोड़ दे खुदा ना, कौम बेवकूफ नहीं है, कौम ने इसीलिए वोट डालने के लिए निकली, कौम ने ये अब इनकी बातों चिकनी चुगनी ने सोचा, आप स्कूलों में जाकर बताएं, वो भी टीचरें सिखाती है, भाई भैया हमारी जो है ना बच्चियां घरेलू खवातीन है, बच्चियां घर की है, मर्दों को लेके ना आ जाए। आप क्या तो नमाज करते फिर रहे हैं, आप आटे के थैलों पे तस्वीरों के अलावा क्या रह गया? वो भी तौहीन अदालत है। लाहौर हाईकोर्ट ने रोका था कि इस तरह का काम नहीं करना आपने। आप देखिए हम लोगों ने क्या जबरदस्त काम किया है, वह 10,000 रुपया अकाउंट में रहेगा। भाई वो थैले की क्या जरूरत है? पैसे दो उसको, पैसे दे के जो उसने खरीदना है असास प्रोग्राम के जरिए घर बैठे पैसे मिलेंगे। ये नहीं है, ये जलालत नहीं करनी, ये तशहीर नहीं करनी हमने ना, ये रियाकारी है। आपको भी पता है, आप मजहब को जितना आप समझते हैं, आप खुद बताएं, किसी के बाप का पैसा है, तस्वीरें लगाकर बैठकर ये बैठने। मैं अजहर सदीक साहब, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि किसी सियासी जमात की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ इंसाफ हेल्थ कार्ड भी नहीं होना चाहिए। किसी सियासी जमात का पैसा नहीं है, वो भी गलत है कि आप नहीं, वो मेरी बात सुनिएगा, अपना देखिए, झंडा लगाना पार्टी का, पार्टी अपने फंड से ऑडिट कराए ना, इंसाफ कार्ड नाम रख देने से ये नहीं है कि हमारा कार्ड होगा, बिल्कुल हमारा कार्ड। आपका फ्लैग है, पीटीआई का फ्लैग था वो। मेरी बात सुने ना, बात है वो कौम का पैसा है, वो कौम का पैसा भी देखने कसूर में दोबारा शुरू हो गया, लोग रो रहे हैं, लोग सेहत के हाथों क्या हालत हो गया, दवाइयां मुफ्त खत्म। आप देखते हैं ना कि इनके पास क्या है, क्या क्या गुल खिलाएंगे। अभी आपके सामने 2 महीने के अंदर अपना सड़कों पे लाई इनके खिलाफ, आप खुद देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है नजब अली साहब, ये जो बात हो रही है कि तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, पार्टी का फ्लैग नहीं लगाना चाहिए, यकीनी बात है कौम का पैसा है, अगर कहीं किसी की हेल्प की जा रही है, वो किसी सियासी जमात के अम्ब्रेला की बजाय हुकूमत का निशान होना चाहिए। वैसे 2 चीज़ें हैं, एक तो आपने हेल्थ कार्ड की बात की, आप यकीन करेंगे कि हेल्थ कार्ड में इतनी लूटमार है कि इसके हक़ाइक़ सामने आएंगे तो बड़े बड़े पारसा जो हैं और बड़े बड़े लोग जो हैं सामने आ जाएंगे जो बातें करते हैं। सियालकोट के एक हस्पताल ने 3 अरब रुपए की, मलिक साहब, दिहाड़ी लगाई, 3 अरब रुपए की, और जो था शादी घरों में एंजियोप्लास्टी होती रही। ये बड़ा कुछ है इसमें। मैं समझता था कि शायद ये जो ख़वातीन के ऑपरेशन होते हैं उसके ऊपर था, पता चला कार्डियोलॉजी में जो लुटमार मचाई गई, वो हेल्थ कार्ड भी सारा कुछ सामने आ रहा है, उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन मैं दूसरी बात एक और करना चाहता हूँ, और सर ये 2018 की बात, 2024 की बात, 2024 के जितने फार्म हैं वो अपलोड हो चुके हुए हैं। आप जो मर्ज़ी उस पर प्रोग्राम करवाते रहें, पेड करवाते रहें, जो मर्ज़ी करवाते रहें, सब कुछ सामने आ गया है। 2018 भी पास्ट हो चुका हुआ है। मैं आपसे आगे की बात करना चाह रहा हूँ मलिक साहब। इस वक्त PMLN और पीपल्स पार्टी और MQM और इस इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है। आईनी तरमीम भी होंगी, बहुत कुछ होगा, और जो उससे भी बढ़ के होगा, मैं कहूँगा अपने दोस्तों से कि वो ज़रा कोर कमांडर्स की जो आखिरी मीटिंग हुई है, ज़रा उसकी प्रेस रिलीज़ जो सारी जगहों पे छपी हुई है उसे दोबारा पढ़ के देख ले। खान साहब ने एंडोर्स कर दिया कि ठीक है, खान साहब ने एंडोर्स कर दिया। अब ये देखिएगा, जब ये सज़ाएँ होंगी तो ये बहुत सारी सीटें खाली हो जाएंगी। अभी एक बहुत बड़ा क्राइसिस, आइनी बहरान पैदा होने वाला है। उस आइनी बहरान में बहुत सारी सीटें खाली, बहरान कैसे होगा? एक अगर किसी मुल्ज़िम को सज़ा हो जाएगी तो सीट खाली हो जाएगी ना, तो जो ओहदे दिए जा रहे हैं वहाँ पर भी क्राइसिस पैदा होगा ना। फिर यहाँ पर मलिक साहब बात यहाँ पर नहीं रुकेगी।
जब आपके बाकायदा ओहदेदार दहशत गर्दी के मुकदमात में सज़ा पाएंगे तो फिर एक और काम शुरू होगा कि पीटीआई को कालअदम करार देने के लिए भी कार्रवाई तब शुरू की जाएगी। अभी तक तो कुछ है नहीं ना, इन हैंड कुछ नहीं है। बहुत सारे हमारे दोस्त समझते हैं कि फ़ौज जो है वो 9 मई को भूल गई हुई है। बहुत सारे लोग हमारे ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि अंदर खाने कोई रिलीफ दिया जा रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, दोस्तों से बात की, वो कहते हैं कि हम अपने शहीदों के वारिस हैं, हम शहीदों की यादगारों को तोड़ने वालों को माफ़ नहीं करेंगे और कोई ये ना समझे कि हम ये सब कुछ भूल गए हैं। तो सर ये तो अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? नहीं, वो नई पार्टी बना देंगे। नहीं सर, नई पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बन चुकी हुई है, बन गई हुई है। ये सारा कुछ इतना आसान नहीं है, ये पीनट की तरह या असल में हमारे दोस्तों को आदत हो चुकी थी एक ख़ास किस्म की सियासत करने की, झूठ की सियासत। और मालिक साहब मुझे ये लग रहा है कि ये जो झूठ वाला काम है ये दुकान भी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। ये नजम साहब इस पर मैं एक ब्रेक निकल जाएंगे, ब्रेक ले लें। हाँ, बड़ी अहम बात है ये कि अगर इस किस्म के इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ अब सियासी जमातें अगर अदालतों से रजू करेंगी, सबूत मांगेंगी, पहले तो मीडिया से मांगा जाता था, अब सियासतदान एक दूसरे से जब सबूत मांगेंगे तो फिर उनके पास रास्ता क्या होगा? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। सदीक साहब, मैं चाहूँगा आप इस पर रिस्पॉन्ड करें क्योंकि अभी शानदाना गुलजार साहबा की जो एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहबा ने जिले शाह की लाश को है वो उसके ऊपर से 4 बार गाड़ी गुजारने का हुक्म दिया और इसकी वीडियो सबूत भी उनके पास मौजूद हैं। हमने देखा कि सियासत के अंदर इस किस्म के इल्ज़ामात रोज़ाना लगा दिए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि 10 अरब रुपये शहबाज शरीफ साहब ने मुझे ऑफ़र किए। इमरान खान साहब कहा करते थे कि ताकि मैं पनामा केस से जो है वो पीछे हट जाऊँ, लेकिन जब बाद में अदालतें बुलाती हैं सबूत होते नहीं हैं। इस किस्म की अगर सियासत के ख़िलाफ़ अब अगर शिकायत आना शुरू हो जाएंगी, अब PMLN जा रही है शानदाना गुलजार साहबा के ख़िलाफ़ के सबूत है तो सामने लाएं वरना सज़ा भुगतें, इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, एक लिहाज से तो ये अच्छी रवायत डाल रही है, लेकिन आप तो के पुराने एंकर हैं और आप किसी पार्टी का अपने हाथ में बैगेज लेकर नहीं फिरते हैं। आप हमेशा कोशिश करती है जरा हालात और वाकया सारा कुछ सामने रखे, तस्वीर के दोनों रुख। हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनका अपना एक नुक्ता नजर है। एक दौर में फौज के बारे में क्या बातें करते रहे हैं, जनरल फैज अमीर के बारे में क्या बातें हुई, वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। बात बड़ी सीधी सी है कि मतलब बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें होती थी, बाज़ार हुसन तक, पार्लियामेंट से लेकर बाज़ार हुसन तक, रंगीला खानदान, ये मैंने भी लिखी हुई किताबें, ये किताबें सारी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। क्या कुछ कर लिया उन किताबों का आज तक इन लोगों ने, बातें जितनी मर्जी करा दी। और यहाँ सब बात समझना ही अच्छी रवायत है, लेकिन अभी किसकी कौन सी FI है? वो FI है जो एक सियासी जमात का एजेंडा लेकर चल रही है। उस सियासी जमात का आलाकार बने हुए हैं। अल्लाह ताला हदायत दे हम सबको। हमें अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ क्या है। यहाँ जैसे मैंने कहा ना कि DGFI सारे वो बैठे हुए हैं। अभी इमरान रियाज का देख लेना, इमरान रियाज ने क्या सका कि मैं तभी जमानत कराई ना आज उनकी, एंटी करप्शन का केस, कोई केस नहीं है, लेकिन वजह क्या, जुबानें बंद करनी है। अल्लाह ताला हदायत दे। इस दौर में नवाज शरीफ के दौर का अपना क्या क्या होता है, नजम शेट्टी साहब भूल गए होंगे, आमिर मीर साहब को आज ही बातें यादें हैं, आपको भी बातें याद है। फिर क्या हुआ, एक एंटी करप्शन का केस, यानी उस एंटी करप्शन के केस में जमानत होगी, पूछा गया क्या रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर एक 24 मई में इमरान रियाज वहां पर गया अपनी साथी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। वो अपना पूरे 4 मुल्कों की पुलिस, मजाकन कह रहा हूँ कि पुलिस आ गई थी इमरान को नॉन अवेलेबल वारंट। मुझे बताया किस कानून के तहत कोई पुलिस देखी आपने? मरियम औरंगजेब को कराने थे, राणा सराला को कराने थे, कोई इस तरह के वारंट अरेस्ट करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। ये रिकॉर्ड में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताती हैं कि क्या कुछ हो रहा है। आप हिस्ट्री बनाई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी करनी है, और कानून की अगर हुक्मरानी करती है किस बात का, मुझे ये सिर्फ बताइएगा कि पिछले 3 सालों के अंदर सिर्फ एक सियासी जमात, कोई सियासी जमात बता दे उसके अलावा जिसके खिलाफ कोई इस तरह पर्चे बैठकर हुए, बातें बड़ी हुई है। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसने तोशाखाना में लूटा, जो भी है तोशाखाना में जिसने लूटा है, जिसने करप्शन की है, जिसने मुल्क के साथ लूट मार की है, जिसने 9 मई का वाकया किया, बिल्कुल ना छोड़िएगा, कोई नहीं छोड़ने को कह रहा। लेकिन एक सियासी जमात को जब अभी फिलहाल
जब वहां तक पहुंचेंगे ना बात, ठीक है। उस सियासी जमात को आर्टिकल 17 के तहत बैन कर सकते थे, वो नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के जरिए उसका सिंबल लिया गया और पार्टी बैन कर दी गई। फिर भी पार्टी कायम है अपनी जगह, आज भी कायम है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सिर्फ इंतखाबी इल्हाक किसी और हवाले से, सीटों के हवाले से किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मजबूती खत्म करेगी, याद रखिएगा। अजहर साहब, पर आपका वक्त चूंकि बड़ा मुख्तार अली और बलोच साहब, ये जो बात अजहर सिद्दीक साहब ने की कि मुकदमात बनाए जा रहे हैं, पंजाब में अगर कोई बंदा बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा बना लिया जाता है। सबूत लेकर जाना चाहिए इदारों के पास, बगैर सबूत के अगर माजी में भी इस किस्म के मुकदमात दायर करवाए गए तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। देखिए, गुजारी ये है कि जो आपने देखा कि जिस तरह से मरियम नवाज साहबा के आप मुकदमे की वो जो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो अदालत में चैलेंज करेंगे, तो इनको ये होगा ताकि ये जिस तरह से झूठा प्रोपोगंडा करते हैं, फिर जिस तरह से जिन लोगों ने 9 मई के वाकयात किए हैं और उस रेडियो स्टेशन को आग लगा दी जहां से पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था, फिर ये बूट पॉलिश की बातें करने वाले जेल में बैठ के सदाएं लगा रहे हैं कि भाई हम 9 मई के वाकयात की भी मजम्मत करते हैं, हम फलां भी करते हैं, जिन लोगों ने वाकयात किए उनको सजाएं भी सुना दे, हत्ता कि अपनी पार्टी के कारकुनान को भी पहचानने से इनकार कर दिया इन लोगों ने। तो मैं समझता हूं कि ये अब चीजें मंतकी अंजाम को पहुंचना चाहिए। और अभी जो कह रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब के जनाब वो बुजदार को पकड़ ले, भाई बुजदार को जब आपने इक़्तिदार में लूट मार करने के लिए और 2 खवातीन का नेक्सस बना के पंजाब को लूटने के लिए आपने बनाया था, जब वो आपकी पार्टी से खा पी के अलग हो गए तो अब आप उसको कहते पकड़ ले। उस वक्त तो आप कहते थे कि ये वसीम अकरम प्लस है। ठीक है नजम अली साहब, क्विकली रिस्पांस आपका, वाकई ये मुकदमात किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे? मलिक साहब, पाकिस्तान तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल होंगे, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, पाकिस्तान के आम आदमी के हालात बेहतर होंगे। बाकी आप सवाब का काम कर रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, आप उनके आंसू पूछते हैं, बातें सुनते हैं, अल्लाह ताला आपको सवाब देगा। आप भी सवाब लेते रहे, हम भी ले रहे हैं, तो अच्छा। लेकिन ये जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, मैं अदालत के पास चला गया। मतलब मुझे एक बात बताएं, अब हमारे अगर कोई दोस्त ये कहता है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने जाके इमरान खान साहब से मुलाकात की है और उसके तरले डाले हैं, मिन्नतें डाले हैं, तो मुझे एक बात बताइए, उसको पूछना नहीं चाहिए कि भाई आपका पास सबूत क्या है, ये कब मुलाकात हुई थी? तो अगर हमने सहाफ़त की आबरू को बचाना है, देखें अगर तो तनकीद की है किसी ने, वेलकम करें उसको, तनकीद को वेलकम करें। इल्ज़ाम जो लगाए सर, इल्ज़ाम जो लगाए उसको इबरत का निशान, या वो इल्ज़ाम साबित करे। जो हम जर्नलिस्टों में से जो इल्ज़ाम लगाए, जो कहे कि ये गलत इस तरह का हुआ है, और वो नजम वली साहब, अजहर सिद्दीक साहब, अली और बलोच साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।